हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि मैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करूं तो दिसंबर का समय ऐसा आ जाता है जहां पे टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब हम टेस्ट सीरीज लगाने लगते हैं और मार्क्स नहीं बनते हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली एक दिमाग में एक दुविधा चल रही होती है कि क्या इस बारी का अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। इस बारे में आप कॉन्स्टेंटली अगले 4-5 महीने लगातार सोचते रहेंगे। बट एक्चुअल में एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। हमारे निर्णय आईएएस की भी एक ऐसी कुछ टेस्ट सीरीज आती है एंड लेट्स से ये आपके टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के ऊपर कूद जाते हैं और उसको अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आप एक सिलेबस को फॉलो करने लगो। मतलब जैसे लेट्स से आपने कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगानी है, इस टेस्ट सीरीज के सिलेबस को आप प्रिंट आउट निकाल लो एंड कोशिश करो कि अपने टाइम को कुछ इस तरह से डिवाइड करो कि 20 दिन के अंदर आप एक मेजर सब्जेक्ट को रिवाइज कर सको। मेजर सब्जेक्ट जैसे कौन कौन से होंगे इसमें, आई विल से पहले आ गया आपका पॉलिटी, फिर आ गया आपका जैसे हिस्ट्री, फिर आपका लेट्स से इकोनॉमी आ गया एंड लास्ट में आ गया आपका ज्योग्राफी। अब आपने 20-20 दिन लगा के 80 दिन के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आपके बचे हुए जो छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं उनको आप 7 दिन के अंदर खत्म करो, 7-7 दिन ईच। अब इसमें क्या आएगा, जैसे लेट्स से साइंस एंड टेक आ गया आपका, इन्वायरमेंट आ गया आपका, एंड उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो करंट अफेयर्स के साथ आप कवर करते हो, तो वो टॉपिक्स आ जाएंगे। अब अगर आप यहां पे इस टेस्ट सीरीज को इस टाइम टेबल के साथ अरेंज कर लोगे, मतलब रफली आप 100 दिन के अंदर एक बार सिलेबस को रिवाइज कर लोगे और इस 100 दिन के अंदर आपने बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपने एक टॉपिक उठाया, पढ़ा और उसके रिगार्डिंग टेस्ट लगा लिया। अब टेस्ट लगाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे लेट्स से आपने पॉलिटी का टेस्ट लगाया। अब पॉलिटी का आपने टॉपिक पढ़ा, लेट्स से फंडामेंटल राइट से पहले पहले के जितने भी टॉपिक थे, जैसे हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर आपका लेट्स से आपका यूनियन वाला टॉपिक आ गया, फिर सिटीजनशिप का आ गया, फिर बेसिक स्ट्रक्चर का आ गया। आपने ऐसे कुछ टॉपिक पढ़े। अब आप इसका जब टेस्ट लगा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आप किस टॉपिक में कितने स्ट्रांग हो। आपको मार्क्स से अभी कुछ भी लेना देना नहीं है। लेट्स से यहां पे आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इस 30 क्वेश्चन में आपके लेट्स से इन 3 टॉपिक के हिसाब से हम लगा लेते हैं कि 10 क्वेश्चन थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एंड 10 क्वेश्चन थे यूनियन वाले टॉपिक से एंड 10 क्वेश्चन थे सिटीजन वाले टॉपिक से। अब यहां पे लेट्स से हिस्टोरिकल वाले टॉपिक में आपके 3 ही क्वेश्चन ठीक हुए एंड यहां पे यूनियन वाले टॉपिक में आपके 7 क्वेश्चन ठीक हुए एंड यहां पे लेट्स से सिटीजन वाले टॉपिक में आपकी जो एक्यूरेसी थी वो एब्सोल्युटली नीलिंग थी। आपके 10 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन ठीक हो गए। अब बात यहां पे ये आती है कि आप इस चीज को समझेंगे कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और उस टॉपिक को आप फिर से रिवाइज करो। अब रिवाइज करने के टाइम पे आपको 4 चीजों की यहां पर ध्यान रखनी होगी। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेट्स से यहां पर 7 क्वेश्चन गलत थे, तो क्या यहां पे मेरे फैक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम है, मतलब जो फैक्ट्स मैंने अपने रीड किए थे वो ठीक से रीड नहीं कर पाया, या मैं यहां पे कॉन्सेप्ट के अंदर गलती कर गया, या लेट्स से कोई करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है तो क्या मैंने करंट अफेयर ठीक से कवर नहीं किए थे, इस वजह से प्रॉब्लम आई, या फिर मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी। क्या कर दी? सिली मिस्टेक कर दी। तो अगर आप इन 4 चीजों को देखेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि एक्चुअल में आप गलती कहां पे कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके आंसर्स को कोई आपको इवेलुएट करके दे। आपने आंसर मैच करे और उसके बाद उस टेस्ट को पूरा आप रिवाइज कर लेते हो, बट एक्चुअल में उस टेस्ट में समझने वाली जो बात होती है वो ये होती है कि आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो, आप उसको ठीक करो। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, भाई विराट कोहली है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन हमें देखने को मिला। अब
ओडीआई में इसका आप अगर बात करें तो रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर सकता अभी तो। बट अगर आप कोहली की बात करें तो कोहली के साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि 5th 6th स्टंप पे जो बॉल आती है, कोहली उसको प्ले करने की कोशिश करता है, ड्राइव करने की कोशिश करता है और उस चक्कर में आउट होता है। कोहली को भी ये बात पता है, बॉलर को भी ये बात पता है। अब कोहली अगर नेट के अंदर जाके बाकी सब चीजों की तैयारी कर रहा है और उस चीज की तैयारी नहीं कर रहा है जिसमें वो वीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जब भी 5th या 7th स्टंप के बीच में कोई बॉल आएगी, कोहली आउट हो जाएगा। अब यहां पर आप भी सेम मिस्टेक करते हो कि आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी वीकनेस कहां पे है, आप बाकी धड़ाधड़ सिलेबस को कवर करने में लगे हुए हो। जब तक आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्क नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। बिकॉज यहां पर 10 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आपके 7 क्वेश्चन लेट्स से गलत थे, तो आप पर्टिकुलरली उस टॉपिक में वीक हो और उसकी वीकनेस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और जब वीकनेस को आइडेंटिफाई करोगे, उसके ऊपर वर्क करोगे, तो आपका रिजल्ट ठीक आएगा। मतलब टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं ये मायने नहीं रखता। मैं आपको बता दूं, कुछ टेस्ट में जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन करता था, मेरे बहुत अच्छे नंबर भी आते थे, लाइक 150 140 ऐसे नंबर भी आ जाते थे। बट जब आप पेपर देने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक से ही आपको 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं कि ठीक है 3 भी ठीक हो गए तो कोई बात नहीं है। अब लेट्स से जो 7 क्वेश्चन गलत थे, उसमें एक बड़ा इशू ये था कि आप फैक्ट्स नहीं याद कर पा रहे और आपने उसके ऊपर वर्क नहीं किया, और लास्ट में जाके अगर उसमें से एक क्वेश्चन आया और उसी में आप वो मिस्टेक कराए कि आप फैक्ट ठीक से याद नहीं करके गए थे, तो आप कभी भी एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको यहां पे फोकस करना होगा कि आप इस तरह की गलती ना करें। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। अब इसमें ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहां पे कहा गया, इट अलाउज हाइड्रोजन टू बी सर्टिफाइड एज ग्रीन ओनली इफ इट्स नॉन बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन डज नॉट exceed 4 kg of carbon equivalent per kg of hydrogen. Under the scheme, the producer must appoint agency recognized by the Ministry of Power for independent verification. The scheme mandates data retention on emission and production for at least 5 years. And certification scheme includes multiple type of certification, including the final certification, which is necessary for availing government incentive. अब let's say इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो फैक्चुअल टाइप की है, जैसे ये इंफॉर्मेशन है फैक्चुअल टाइप की। फिर अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री होती है, यहां पे अगेन एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ गई। अब कई बार क्या होता है कि अब यहां पे लेट्स से यहां पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आनी थी एंड इन्होंने पावर दे दी। अब यूपीएससी भी आपके साथ ऐसे ही करता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और ऐसे ही ग्रे एरियाज को ढूंढता है। तो आपको यहां पे यह समझना होगा एक्चुअल में कि जब आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, मार्क्स इज सेकेंडरी। फर्स्ट थिंग इज आप अपनी गलतियों को पहचानो। जब आप गलतियों को पहचान लोगे तो आपके लिए टेस्ट सीरीज के सही मायने में सही रिजल्ट्स रहेंगे। बिकॉज टेस्ट सीरीज में नंबर आ भी गए, एक्चुअल में तो प्रीलिम्स ही आपका मैटर करता है और उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि एक मिस्टेक आपके प्रीलिम्स और आपके एक पूरे साल को खराब कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे किसी भी एक टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करो। उस टेस्ट सीरीज को जब आप फॉलो कर रहे हो तो एक चीज आपको इंश्योर करनी है, आपने अपनी सिलेबस की कवरेज फर्स्ट रीडिंग के अंदर एटलीस्ट 20 डेज के अंदर एक मेजर सब्जेक्ट को खत्म करना है, 20 डे ईच। 7 डे में आपने डेज में आपने एक स्मॉल सब्जेक्ट को कवर करना है एंड उसके बाद आपने पीवाईक्यू को उठाना है और पीवाईक्यू के अंदर रिपीटेड थीम्स को देखना है। लेट्स से मॉनेटरी पॉलिसी या इकोनॉमी में लगातार क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लगातार क्वेश्चन आए हैं, आर्टिकल 21 एंड 19 सबसे कॉमन क्वेश्चन उसी के ऊपर आते हैं। देन हर साल लगभग एक क्वेश्चन आपको एग्जीक्यूटिव के ऊपर देखने को मिलता है, पार्लियामेंट के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपने ऐसी ही रिपीटेड थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% रहेगा आपके सिलेबस का। एंड जब सेकंड रिवीजन दोगे तो आपको यहां पर दिन को घटा के सिर्फ 14 दिन के अंदर सेकंड रिवीजन करनी होगी, 14 डेज ईच। एंड यहां पे इसको घटा के आपने 5 दिन के ऊपर लेके आना है। तो रफली मोटा मोटी अगर हम बात करें, अगेन आप 50 दिन के अंदर एक रिवीजन कर पाओगे एंड इस रिवीजन के बाद जब लास्ट में आप आओगे
तो आपको ये इंश्योर करना है, फर्स्ट रीडिंग के साथ करंट अफेयर आप कर रहे थे, यहां पर भी आप करंट अफेयर हर टॉपिक के साथ उसको करोगे एंड आप टेस्ट सीरीज जब लगाओगे मिस्टेक्स को अवॉइड करो, आप एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो। अभी आपको अनड्यू रिस्क लेने की आदत नहीं डालनी है कि भाई आप अगर एक क्वेश्चन के ऊपर गेस वर्क कर रहे हैं तो गेस वर्क आपको बेयर मिनिमम रखना है, बिकॉज अगर आप गेस वर्क अभी से प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा गेस वर्क करोगे कि ठीक है आंसर तो ठीक निकल गया ऐसा सोचोगे, तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि एग्जाम में भी आप अनड्यू रिस्क लोगे और उससे आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर ऐसी मिस्टेक्स ना करो। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इसके रिगार्डिंग कि कैसे टेस्ट सीरीज को और बेटर वे में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो यू कैन पर्सनली कनेक्ट विद मी @Vivek1810। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप इस पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको प्रॉपर एक मैकेनिज्म बता दूंगा जिससे आपको टेस्ट सीरीज का बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत छोटा सा मैंने वीडियो रखा है, बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करने की मेरी इच्छा नहीं थी। मेक श्योर रिवीजन अब से स्टार्ट कर लो, आप प्रीलिम्स मोड में आ जाओ। अब मेंस की बहुत ज्यादा तैयारी हो चुकी है, अब फोकस आपका प्रीलिम्स के ऊपर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।